हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम करने वाले हैं इन वन शॉट जो आपकी क्लास 8 की जो हिस्ट्री है, तमाम चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम वन शॉट में एक ही वीडियो में हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इसमें आपका आ जाएगा जो आपके 1 मार्क्स हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आ सकते हैं या ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, तो वो भी करेंगे। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो सारी चैप्टर्स के जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है आपका सोशल साइंस क्लास 8 का, तो वो हम करेंगे इन वन शॉट। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो का बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपको लगेगा कि वे वीडियो आपको एक से ज़्यादा बार भी देखना होगा तो वो ज़रूर देखें, 4 बार देखें, 10 बार देखें, लेकिन ये जो सारी क्वेश्चन हैं इनके मोस्ट चांसेस हैं आने में, जो कि आपका पेपर होने वाला है SST का। तो इस वाली वीडियो में हम जो आपका हिस्ट्री पोर्शन है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, MCQ से लेकर 1 मार्क, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर भी हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट JKCRT की तरफ से, आपको पहला है चैप्टर 5 जो है कि व्हेन पीपल रिबेल। तो इसमें देखेंगे पहले जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे देखिए तांत्या टोपे वाज द जनरल ऑफ, किसका जनरल था, यहाँ पे देखिए ये नाना साहेब का था। नंबर 1 ये है, तो तांत्या टोपे वाज द जनरल ऑफ नाना साहेब। इसके बाद दूसरा है डैश डैश एक्नॉलेज्ड द सुजरिटी ऑफ बहादुर शाह, किसने की वो एक्सेप्ट, बिरजीस कादर। तो बिरजीस कादर एक्नॉलेज द सुजरिटी ऑफ बहादुर शाह, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये MCQs आने वाले हैं या 1 मार्क क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा है यहाँ पे, बख्त खान वाज ए सोल्जर ऑफ, किसका सोल्जर था, वो बरेली का था। बख्त खान वाज ए सोल्जर ऑफ बरेली, यहाँ पे बरेली आएगा। फिर इसके बाद चौथा जो है, इन 1857 द ब्रिटिश रिकैप्चर्ड, 1857 में ब्रिटिश ने क्या रिकैप्चर किया, दिल्ली को दोबारा रिकैप्चर किया, क्योंकि वहाँ म्यूटनी जब हो गई थी तो जो वहाँ पे रिबेलियंस थे उन्होंने दिल्ली को पहले तो कब्जे में लिया था, लेकिन फिर 1857 में दोबारा से दिल्ली को कब्जे में लिया, किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो इसके बाद देखिए दूसरा ट्रू की तरफ चलते हैं, जो कि है स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला देखिए यहाँ पे नंबर 1 जो है, द इंडियन डिड नॉट वांट टू चेंज देयर सोशल प्रैक्टिसेस। वो ये कहता है कि इंडिया जो लोग थे वो सोशल प्रैक्टिस को चेंज नहीं करते, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, वो चाहते थे, तो ये फॉल्स रहेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, द ब्रिटिश कॉल्ड द रिबेल्स फॉर नेगोशिएशंस, उन्होंने रिबेल्स को कहा कि हम आपके साथ बातचीत करेंगे। रिबेल्स कौन थे, सिपॉइज थे, उसमें उसमें पीजेंट्स थे, उसमें नवाब्स थे। तो यहाँ पे उनको बातचीत के लिए बुलाया गया, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वो फॉल्स रहेगा, उनके साथ बिल्कुल वहाँ पे क्रैश कर दिया गया था उस रिबेलियन को। इसके बाद तीसरा जो है, आफ्टर 1857 रिवोल्ट द ब्रिटिश क्राउन टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर ओन हैंड्स, यानी जो 1857 का रिबेलियन या रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिश क्राउन, यानी बिल्कुल किंग या क्राउन जो था, जिसको हम कहेंगे क्वीन ऑफ जो ब्रिटिश की थी, बरतानिया की थी, उसने डायरेक्टली अपने हाथ में लिया था इंडिया का जो रूल हम कहेंगे या यहाँ के अफेयर्स। तो बिल्कुल ये ट्रू रहेगा, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चौथा है, आफ्टर 1857 रिवोल्ट द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स डिक्रीज्ड इन ब्रिटिश आर्मी। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 1857 के बाद थोड़ा सा लगा ब्रिटिशर्स को कि ये कभी भी दोबारा म्यूटनी कर सकते हैं, यानी बगावत कर सकते हैं। तो दिन ब दिन कम होते गए इंडियन सोल्जर्स, किसमें, जो कि ब्रिटिश आर्मी थी। इसके बाद हमारा पास मैच है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए बिरजिस कादर, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये लखनऊ का था, ये लखनऊ के साथ आपको करना है। इसके बाद है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह ये बिहार से था, इसके साथ मैच करेंगे आप। फिर रानी लक्ष्मीबाई, ये आपको पता है ये झांसी की थी। और इसके बाद अहमदुल्ला शाह, तो ये आपको पता होगा कि ये फैज़ाबाद से, तो इसके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चांसेस हैं, तो इनको आप जहन में रखेंगे। इसके बाद चौथी की तरफ चलेंगे हम, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, द ब्रिटिश रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया। 2-4 ऑप्शन हैं, जैसे 1857, 1858, वहाँ पे और 2 ऑप्शन हैं जैसे 1859 और 1860। तो आंसर क्या रहेगा, 1859, ये इसका आंसर रहेगा। 1859 में दोबारा से ब्रिटिशर्स ने रिगेन किया किसको, जिसको हम कहेंगे कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो 1859 इसका आंसर रहेगा, ये आप इंपॉर्टेंट रखेंगे याद। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, बहादुर शाह, यहाँ पे देखिए बहादुर शाह जफर डाइड इन, कहाँ पे मरा वो, तो यहाँ पे देखिए द रॉयल पैलेस, द रंगून जेल, द ऑडियंस हॉल या द मॉस्क। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा कि वो रंगून जेल में उसकी मौत हो गई।
इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है डिफाइन फॉलोइंग। अब हमें डिफाइन करना है ये जो ये क्वेश्चंस, ये भी आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो म्यूटिनी, म्यूटिनी क्या होती है? तो म्यूटिनी को यहाँ पे देखिए आंसर है व्हेन ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स डिसओबे एन ऑर्डर इशूड बाय देयर आर्मी ऑफिसर्स। जब कोई लोअर सिपाही जो आर्मी में होता है, सिपाही जो होता है, उसको जो ऑफिसर ऑर्डर देता है वो उसके खिलाफ जाता है, उसको नहीं मानता है, तो उसको कहते हैं म्यूटिनी। बिल्कुल एक लाइन में आपको जवाब देना है। दूसरा है फिरंगीज, डिफाइन फिरंगीज। फिरंगीज क्या थी? तो नंबर यहाँ पे आंसर आपको दिखाई दे रहा है, फिरंगीज वायर द रेफर्ड एज टू द फिरंगीज, यानी फॉरेनर्स वायर रेफर्ड एज फिरंगीज। तो फॉरेनर्स कौन थे? यानी ब्रिटिश पीपल, जो अंग्रेज थे वही फॉरेनर्स थे, उनको ही जो इंडिया में फिरंगीज कहा जाता था। तो ये आप जहन में रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के आ सकते हैं, क्योंकि पहले हम कहेंगे कि ये जो चैप्टर है इसके कितने हमारे मार्क्स हैं, 4 मार्क्स। तो दो को भी, तो या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या तो अगर ऑब्जेक्टिव आया फिर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए पहले देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा इस वाले से। तो क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा शॉर्ट आंसर में, व्हाट डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट डू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहाँ पे क्राउन था, जिसको हम कहेंगे क्वीन थी, तो उसने क्या किया ब्रिटिश कंपनी से, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे हिंदुस्तान में मान लो एक तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट चला रही थी, तो क्या हुआ उसके साथ? आंसर यहाँ पे देखेंगे, द ईस्ट इंडिया कंपनीज पावर्स वर पास्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कहा गया कि अब बिल्कुल इंडिया पे कौन हुकूमत करेगा? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन हुकूमत करेगा। दिस वॉज डन टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन मोर सिक्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। क्यों लिया गया ये डिसीजन? ताकि आने वाले वक्त में जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ, ऐसा कोई रिवोल्ट खड़ा ना हो। तो गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए बिल्कुल जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी ब्रिटिश की जो हुकूमत, बरतानिया हुकूमत ने खुद अपने हाथों में इंडिया की कमान ले ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, व्हाट स्टेप डिड द कंपनी टेक टू एंड द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर को ख़त्म करने के लिए कंपनी ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या क्या इकदाम उठाए वहाँ पे? तो वहाँ पे आंसर रहेगा, द मुगल रूलर्स नेम्स फेसेस वर रिमूव्ड फ्रॉम द मिंटेड कॉइन्स बाय द कंपनी। तो उसने क्या किया कंपनी ने, जो कि उस वक्त जो कॉइन चल रहे थे, यानी जो सिक्के चल रहे थे, उन पे जो मुगल जो रूलर्स थे, उनके जो फेसेस थे, उनके चेहरे थे, या उनका एक, जिसको मानेंगे एक फ़ोटो की तरह थे, तो उनको मिटा दिया गया, यानी ताकि लोगों के जहन से ही वो ख़त्म हो जाए। तो ये कंपनी ने किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क्स के लिए, इंडियन सिपॉइज वायर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल वाई। ये जो इंडियन सिपाही, यानी जो इंडिया के लोग थे, जो सिपाही बन चुके थे, यानी जो फौज में भर्ती हुए थे, लेकिन वो खुश नहीं थे, ना खुश थे। क्यों? हमें रीज़न बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए, द इंडियन सिपॉइज वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश अथॉरिटी एज दे वर पेड लेस दैन ब्रिटिश सोल्जर्स फॉर द सेम ड्यूटी। अब जो इंडियन सिपॉइज थे वो क्यों ना खुश थे? क्योंकि उनको कम तनख्वाह मिलती थी, वही काम लिया जाता था इनको जो अंग्रेज़ वहाँ ब्रिटिशर से, बरतानिया से जो कुछ लोग थे, जो सिपॉइज थे, जो आर्मी में भर्ती हुए थे, लेकिन उनको ज़्यादा तनख्वाह दी जाती थी। लेकिन इंडियन सिपॉइज को, इंडिया की जो सिपाही थे, उनको कम तनख्वाह दी जाती, तो इसलिए वो कौन थे? वो अनहैप्पी थे। ये आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट वर द रूमर्स दैट स्प्रेड बिटवीन द सिपॉइज इन द मेरठ रेजिमेंट। मेरठ रेजिमेंट में एक रूमर हुआ, एक अफवाह फैली, तो वो अफवाह क्या थी? इसके बारे में आपको लिखना होगा। द सिपॉइज लर्नड दैट देयर कैटरिजेस आर मैन्युफैक्चर्ड ऑफ काउ एंड पिग लेदर। तो वहाँ पे मेरठ जो रेजिमेंट थी, वहाँ पे अफवाह जो फैली कि जो कैटरिज, यानी जो वो बंदूकों में वो गोलियां भरते थे, उनको मुंह से काटना पड़ता था, तब जाके वो चलती थी वो गन, पुराने ज़माने की। तो कहा गया कि ये या तो काऊ जो है, जो हिंदुओं के लिए सैक्रेड थी, यानी मुतबरक थी, उनको वो मानते थे, या पिग, यानी जो मुसलमान उसको हराम मानते हैं। तो दोनों के लिए, यानी हिंदूज जो थे सिपॉइज और मुस्लिम सिपॉइज जो थे ब्रिटिश आर्मी में, तो उनको बिल्कुल उनके सेंटिमेंट्स बिल्कुल वहाँ पे हर्ट हुए कि हमें बिल्कुल उस चीज़ के साथ मानो करने को पड़ रहा है जो हमारे लिए मुतबरक है या मुसलमानों के लिए हराम है, जिसको वो छूना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे ये वाली वहाँ पे एक अफवाह फैली और कुछ ना यहाँ पे सिपॉइज में एक खलबली सी मच गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट वाज द प्रोफेसी ऑफ अहमदुल्ला। अहमदुल्ला ने क्या प्रोफेसी, प्रोफेसी मीन्स पहले ही कुछ कहा था, तो अहमदुल्ला ने क्या कहा था। अहमदुल्ला ए मौलवी ऑफ फैजाबाद डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वुड एक्सपायर सून। उसने ये कहा था कि ब्रिटिश जो बरतानी हुकूमत है, इसका जो ये यहाँ पे हुकूमत है, ये बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो आ सकते हैं, इसमें अगर एक ऑब्जेक्टिव आया, क्योंकि हमारी 4 मार्क्स है इस लेसन में, अगर एक ऑब्जेक्टिव आया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। उनकी तरफ देखेंगे क्या आ सकते हैं। पहला है, व्हाट डिमांड वाज रिजेक्टेड बाय ब्रिटिश ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक मानो फरियाद की थी, एक डिमांड की थी ब्रिटिशर से, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आपको लिखना है वो क्या थी। आंसर रहने वाला है, आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई रानी ऑफ झांसी husband's death, she requested that the East India Company acknowledge her adopted son as the lawful heir टू द किंगडम। जब रानी जो लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की रानी थी, उसकी जब हस्बैंड की डेथ हुई, उसका जो खाउन था वो जब मर गया, तो उसने एक एडॉप्टेड सन लाया था, यानी उसने, उसका अपना बेटा नहीं था, उसने मुंह बोला बेटा लाया था। तो उसने कंपनी को कहा कि आप इसको बिल्कुल मेरा हेयर मान लीजिए, यानी जो हेयर होता है जो हुकूमत संभालता है माँ बाप के बाद। तो उसने कहा था ब्रिटिशर्स को कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन क्या हुआ, द ब्रिटिश टर्न डाउन रानी लक्ष्मीबाई डिमांड। लेकिन इस डिमांड को बिल्कुल नकार दिया गया, इनकार किया ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने। द किंगडम वाज फाइनली कैप्चर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और लास्ट में ये जो किंगडम थी, यानी झांसी की रानी जो थी, झांसी को इसकी हुकूमत किसने लास्ट में संभाली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है 3 मार्क्स का, वो है, व्हाई डिड द ब्रिटिश डू दिस फॉर द पीपल हु कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी में जो लोग, यानी जो हिंदू थे या और किसी रिलीजन थे और वो क्रिश्चियन बने, तो उनके लिए कंपनी ने क्या किया, क्या कुछ किया, यह आंसर आ सकता है। यहाँ पे देखिए, द ब्रिटिश एनेबल्ड इंडिविजुअल्स हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट, यहाँ पे देखिए, इनहेरिट देयर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी इन 1850 इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो भी क्रिश्चियन बने, जो लोग क्रिश्चियन बने, तो उनको एक मानो आज़ादी दी। क्या आज़ादी दी, वो इनहेरिट कर सकते, यानी अपनी जायदाद, अपनी जो उनकी ख़ानदानी जायदाद, उनको उसको ले सकते थे। कब, इन 1850, ये 1850 में उन्होंने ये एक कानून पास किया कि जो क्रिश्चियन बनेंगे तो वो अपनी आबाई जायदाद ले सकते हैं, उनको हक दिया गया। वो क्यों, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दीज पीपल। इन क्रिश्चियन, जो ये क्रिश्चियन बन रहे थे लोग, उनके इंटरेस्ट को वो, यानी एक तरीके से मानो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए वो ये कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सिपॉय व्हेन दे वर आस्क्ड टू यूज़ द न्यू टाइप ऑफ कैटरेज। जो पहले ही हमने बात की न्यू टाइप कैटरेज, जिसमें पहले ही मेरठ रेजिमेंट में जो अफवाह हुई थी कि इसमें काऊ या पिग जो है फैट यूज़ किया गया है। तो फिर क्या हुआ जब सिपॉयज को कहा गया है कि आप इसको यूज़ कीजिए। यहाँ पे देखिए आंसर आपको क्या लिखना है, since the new cartridge were covered with pig and cow fat, the sepoys objected to their use। तो क्योंकि पहली बात चल चुकी थी कि या तो ये पिग जो फैट है, यानी जो सुअर का फैट है, या काउ फैट से बनाई गई है, तो बहुत हिंदूज़ और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। तो सिपॉइज ने थे, उन्होंने कहा कि हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। दे फेल्ट दैट दिस वेंट अगेंस्ट द रिलीजियस व्यूज़ ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। क्योंकि दोनों मुस्लिम्स और हिंदूज़ दोनों के जो सिपॉइज थे, दोनों रिलीजन को हर्ट हो रहा था। हु फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर इंसल्टिंग देयर बिलीफ्स एंड सेंसिबिलिटीज़। क्योंकि उनको लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके जज्बात की कदर नहीं कर रही है। तो ये आपको आंसर लिखना होगा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल ज़्यादा आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है, हालांकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। व्हाट डिड द ब्रिटिश डू आफ्टर 1857 रेवोल्यूशन। तो जो 1857 का रेवोल्यूशन है, उसके बाद क्या ब्रिटिश ने कुछ चेंज की। हाँ, यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वॉज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। पहला काम क्या किया कि जो इंडियन सोल्जर्स, यानी हिंदुस्तान के जो लोग सोल्जर्स तैनात हुए थे, उनकी तादाद बहुत कम कर दी गई, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स। तो फिर ज़्यादा यूरोपियन सोल्जर्स, यानी उन्होंने यूरोप से वहाँ पे सोल्जर्स वहाँ पे
उनके रिक्रूटमेंट शुरू कर दी। इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग मैन फ्राम द अवध, बिहार, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्राम अमंग द सिख्स, गोरखास एंड पठानस। और एक इम्पॉर्टेंट बात की गई, ना कि अवध से, बिहार या साउथ या सेंट्रल इंडिया से लोगों को सिपाही नहीं बनाया गया, बल्कि सिख, गोरखा और पठान उनको आर्मी में लिया गया, जो कि ब्रिटिशर्स ने एक किस्म की डिवाइड और रूल पॉलिसी अपनाई वहाँ पे रेजिमेंट्स में भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, हाउ डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई। रानी लक्ष्मीबाई की मौत कैसी हुई, यहाँ पे देखिए, शी campaigned against British control 1858 and was assassinated by them। तो उसको असैसिनेट किया गया, यानी उसको कत्ल किया गया कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने उसको कत्ल किया, मार डाला। कब? इन 1857, जब वो उनके खिलाफ लड़ रही थी। शी वॉज लेटर cremated by locals at her request since she did not want ब्रिटिश टू टच हर बॉडी, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि मेरी बॉडी को क्रीमेट किया जाए, यानी उसको जला दिया जाए हिंदू कस्टम के साथ। तो लोगों ने बिल्कुल वही किया। उसने पहले ही कहा था कि ब्रिटिशर्स मेरी बॉडी को टच नहीं करने चाहिए। शी वॉज ए करेजियस एंड इंटेलेक्चुअल लेडी। वो बहुत ही एक हिम्मती औरत थी, उसके पास बिल्कुल हिम्मत से उसने लड़ा। और इंटेलेक्चुअल लेडी यानी उसके पास बिल्कुल बहुत दिमाग भी था। हु अनलाइक अदर लेडीज़ ऑफ देयर टाइम वॉज एजुकेटेड। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि उस टाइम अक्सर बेशतर जो औरतें थी वो एजुकेटेड नहीं होती थी, लेकिन ये एजुकेटेड यानी इसने तालीम हासिल की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का मार्क्स जो आ सकता है, हालांकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ 4 मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ सकता है, जो कि 5 मार्क्स का हो सकता है। तो वो भी देखेंगे, थोड़ा नज़र में रखेंगे वो भी क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आ सकता है, डिस्कस द लाइफ ऑफ लास्ट मुगल एम्पर। यानी लास्ट मुगल एम्पर की लाइफ आपको डिस्कस करना है। वो कौन था? बहादुर शाह जफर। चलिए उसके बारे में आंसर की बात करेंगे। हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे इसका, द डेथ ऑफ औरंगजेब रिजल्टेड इन द डिमाइज ऑफ द मुगल मोनार्क्स। यानी औरंगजेब की डेथ के साथ ही मुगल एम्पर जो थी वो डिमाइज हो गई, यानी उसका जो जिसको कहेंगे ना कि जवाल शुरू हो गया। बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्पर। और बहादुर शाह जफर जो था वो लास्ट एम्पर था मुगल ख़ानदान में से। एंड ही लेड ए मिजरेबल एंड पिटीफुल लाइफ इन द फाइनल ईयर्स। और उसकी जो ज़िंदगी थी बिल्कुल वो मिजरेबल थी, यानी वो परेशानी हालत में था, क्योंकि उसको जेल में डाल दिया गया था ब्रिटिश की तरफ से, जो कि रंगून जेल में डाला गया था, उसको मुल्क बदर किया गया था। डिस्पाइट हिज रिजर्वेशंस ही वाज फोर्स्ड टू सपोर्ट 1857 इंसर्क्शन। तो जो 1857 का रिवोल्ट या इंसर्क्शन हुई थी, यानी पहली जंग आज़ादी की लड़ाई, तो हालांकि वो नहीं उसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन उसको कंपेल किया गया, फोर्स किया गया 1857 के रिवोल्ट में शरीक होने के लिए। बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट। फिर उसको कोर्ट में लिया गया ब्रिटिशर्स ने आफ्टर द इंसर्क्शन, जब उस 1857 रिवोल्ट को ख़त्म किया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से। एंड वाज पुट डाउन, उसको नीचे उतारा गया, यानी उसके तमाम हुकूक छीन ली गई। इन अक्टूबर 1858 ही एंड his wife were condemned to life at jail रंगून। और फिर 1857, इंपॉर्टेंट ये डेट रहेगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी आ सकता है। तो 1857 अक्टूबर का महीना था, उसको और उसकी बीवी को बिल्कुल रंगून जेल भेज दिया गया। और इन नवंबर 1862 आफ्टर 4 years in prison he died there। और बहादुर शाह की मौत फिर वहीं पे होती है नवंबर 1862 1862 में, उसकी रंगून जेल में ही फिर मौत होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है, व्हाट वर द रीजंस ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द ब्रिटिश बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो क्या रीजंस थे जो कि कॉन्फिडेंस था ब्रिटिश को बिफोर, जब तक कि 1857 का रिवोल्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिए, इन द मिड 19th century द नवाब्स एंड राजाज स्टडली लॉस्ट पावर एंड इन्फ्लुएंस। द ब्रिटिश रेजिडेंट्स वर स्टेशनड इन न्यूमरस कोर्ट्स लिमिटिंग मोनार्क्स फ्रीडम। तो इसमें क्या हुआ था कि पहले जो हमने पढ़ा है कि जो ये जो नवाब्स वगैरह थे उन्होंने क्यों साथ दिया, क्योंकि उनकी जो ताकत वो खो गई थी राजाज की, नवाब्स की। और उसके अलावा ब्रिटिश रेजिडेंट्स यानी ब्रिटिशर्स ने अपने एक एक आदमी को रखा था हर एक कोर्ट में, हर एक राजा के दरबार में। लिमिटिंग मोनार्क्स फ्रीडम, वो वहाँ के जो मोनार्क्स थे, वहाँ के जो हुकूमत करने वाले थे, उनको फैसला लेने में बिल्कुल हर बात को पूछना पड़ता था ब्रिटिश रेजिडेंट को। दे लॉस्ट देयर टेरिटरीज, उनकी जो ज़मीनें थी या जहाँ पे हुकूमत वो छीन ली गई। इकोनॉमिक फ्रीडम, वो कुछ भी करने से पहले उनको हर बात पूछनी पड़ती थी ब्रिटिशर से। आफ्टर द आर्मड फोर्सेस वर डिसबैंडेड, क्योंकि जब वहाँ पे आर्मड उनको बैन कर दिया गया
जो उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ा ब्रिटिशर्स के, आप आर्मी नहीं रख सकते वहाँ पे। तो उनकी सारी बिल्कुल जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई। मनी डायनेस्टीज वर एनेक्सेड बाय वन बाय द फर्म, जो फर्म थी यानी ब्रिटिश कंपनी जो थी, उन्होंने एक एक डायनेस्टी को अपने साथ मिला लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्पर, द गवर्नर जनरल डेलहाउजी डिक्लेयर्ड दैट द किंग्स फैमिली वुड बी रिलोकेटेड फ्रॉम द रेड फोर्ट। और फिर मुगल एम्पर यानी बहादुर शाह जफर जो लास्ट एम्पर था मुगल का, उसकी मौत के बाद उनको कहा गया कि उसकी ख़ानदान को निकाल दिया जाएगा, कहाँ से, रेड फोर्ट से उनको रिलोकेट किया जाएगा, यानी उनको वहाँ से, उनको रेड फोर्ट यानी जो ख़ानदानी एक जिसको कहेंगे ना, उनकी एक जगह थी मुगल हुकूमत की, उनकी ख़ानदान, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। द ब्रिटिश रूलर्स वर टेकन अबैक बाय 1857 इंसुरक्शन बिकॉज दे वर सर्टन दैट दे हैड फर्मली एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन इंडिया। लेकिन जब 1857 का जब वहाँ पे रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स को एक एक किस्म का धचका ही लगा, एक किस्म का वहाँ पे अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उनको पता था उससे पहले कि शायद हम मजबूती के साथ अपने आप को हमने इंडिया में स्टेबल कर लिया। लेकिन 1857 जिसको नाम भी पड़ता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट रिवोल्ट या फर्स्ट इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को लगा नहीं, जो हमें पता था कि हम शायद मजबूती के साथ इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका वो कॉन्फिडेंस टूट गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर सपोर्ट ऑन द रूलिंग फैमिलीज। तो बहादुर शाह जफर का सपोर्ट क्या रहा रूलिंग फैमिलीज के लिए? आंसर यहाँ पे रहेगा बहादुर शाह जफर्स बैकिंग फॉर द अपराइजिंग। जो अपराइजिंग कौन थी? 1857 की है अपराइजिंग, 1857 की बात हो रही है यहाँ पे। अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलैप्सिंग मुगल एम्पायर एंड देयर मिजरेबल सर्कमस्टेंसेस। तो बहादुर शाह जफर को क्यों करना पड़ा 1857 रिवोल्ट को सपोर्ट? क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं पावर खो चुकी थी, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल डिपेंडेंट हो गया था जो कि ब्रिटिशर्स थे। हिज सपोर्ट फॉर द अपराइजिंग इंक्रीज्ड पीपल्स मोरल इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने भी अपना सपोर्ट दिखाया 1857 रिवोल्ट को, तो लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास हुआ कि नहीं, इस जंग को हम जीत सकते हैं। शायद लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। द रूलिंग फैमिलीज वर परसुएडेड टू ज्वाइन द इंसुरक्शन। इस रूलिंग फैमिली को यानी जो भी हुकूमत कर रहे थे उनको परसुएड यानी उनको मनाया गया, उनको बिल्कुल इसमें शिरकत करने के लिए एक तरीके से उनको उकसाया भी गया या वहाँ पे परसुएड किया गया, मनाया गया। दे बैंडेड टुगेदर इन ए रिन्यूड एफर्ट टू अपोज द ब्रिटिश पावर। सारे मिल के जमा हो गए, चाहे वहाँ पे सिपाहीज थे, चाहे वहाँ पे नवाब्स थे, मोनार्क्स थे, उन्होंने ब्रिटिश पावर के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाह के इसको हम ओवरथ्रो करेंगे। विलेजर्स एंड टाउन्स पीपल स्टूड अप इन रिवोल्ट। गाँव देहात के लोग, शहरों के लोग भी जुड़ गए इसके साथ, इस रिवोल्ट के साथ। एज ए रिजल्ट द अपराइजिंग हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल एज वेल एज ऑन द गवर्निंग फैमिलीज। नतीजा ये हुआ कि जो लाइव्स ऑफ पीपल यानी आम लोग जो थे वो सभी जुड़ गए। एक बहुत बड़ा ये एक अपराइजिंग थी, ये एक रिवोल्ट था। तो हर एक जो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसको हम कहेंगे इस रिवोल्ट के साथ जुड़ा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर से, हाउ डिड ब्रिटिश कंट्रोल द रिबेल लैंड ओनर्स इन अवध। तो अवध में जो लैंड ओनर्स थे यानी जो लैंड लॉर्ड्स थे, जागीरदार थे, उनको कैसे हैंडल किया, उनको कैसे कंट्रोल किया ब्रिटिशर्स ने? आंसर रहेगा इसका, द ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन गेनिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स बाय ग्रांटिंग देम द एबिलिटी टू इनहेरिट देयर प्रॉपर्टी एंड एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर प्लॉट ऑफ लैंड। तो एक मानो एक किस्म की चाल ही की ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने अवध के जो जागीरदार थे, लैंड लॉर्ड थे, उनको कहा कि आपको हुकूक दिए जाएंगे अपनी ज़मीनों के, आप वहाँ पे बिल्कुल खेती करवा सकते हो या बाकी जो हुकूक होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो नतीजे क्या हुआ, अवध के जो नवाब थे उन्होंने रिवोल्ट से हाथ खींच लिया, उन्होंने एक किस्म के साथ इसका साथ छोड़ दिया। दे वर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस बाय ब्रिटिश। उनको और एक मानो लालच भी देगी कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पीपल वर आल्सो टोल्ड दैट individuals who were not participating in any type of uprising or murder of British citizens would be safe and secure and that their right to land would be restored। और लोगों को भी ये कहा गया कि जो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जाएंगे, ब्रिटिशर्स को नहीं मारेंगे, तो ना तो एक तो वो सेफ और सिक्योर रहेंगे, उनको कोई खतरा नहीं है, और उनको राइट टू लैंड यानी उनको अपनी ज़मीनों के हुकूक जो है वो वापस दिए जाएंगे।
As a result, the British soothed the locals and attempted to gain their support. इस तरीके से अवध में क्या हुआ, जो आम लोग थे उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश हुकूमत करने वाले थे, उन्होंने आम लोगों का और इन नवाब्स का जो वहाँ पे थे या लैंडलॉर्ड्स, उनका जो विश्वास है, उनका जो वहाँ पे भरोसा है, वो जीत लिया। लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट रहेगा वो है हाउ डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज़। तो फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी पॉलिसी चेंज की, खास तौर जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद क्या चेंजेस आई, क्या पॉलिसीज़ में चेंज आई, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे द फॉलोइंग द 1857 इंसुरेक्शन यानी रिवोल्ट जिसको कहेंगे, द ब्रिटिश इंस्टीट्यूटेड ए नंबर ऑफ चेंजेस सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। जो अहम कुछ चेंजेस ब्रिटिशर्स ने किए तो वो क्या थे। नंबर 1 उन्होंने क्या किया, द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस विच वायर अल्टीमेटली गिवन टू ब्रिटिश क्राउन। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थी, जो भी कामकाज था हुकूमती का, तो वो किसने लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। और फाइनली वो किसको दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को, यानी अंडर द क्वीन। डायरेक्टली जो क्वीन थी, जो हुकूमत कर रही थी बरतानिया में, उसी ने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। दूसरा क्या हुआ, द जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। अब एक नया नाम दिया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था 1857 के बाद, उसका नाम पड़ा वाइस रॉय। तीसरा क्या हुआ, दे गिव द गवर्निंग chiefs a sense of security by telling them that their region would never be annexed again। तो उन्होंने जो चीफ्स थे, गवर्निंग चीफ्स जो हुकूमत कर रहे थे, जो कहीं के इलाके पर, उनको कहा गया है कि आपका इलाका एनेक्स नहीं किया जाएगा, उसको मिलाया नहीं जाएगा, जो बरतानी हुकूमत है उसके साथ नहीं मिला, एक किस्म का उनको भरोसा दिया गया। दे वेर नेवरथलेस रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवेरियन चीफ। उनको कहा गया है कि आपको ब्रिटिश क्वीन को, ये जो बरतानी हुकूमत है, उसको अपना चीफ नहीं मानना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें अहम थी जो ब्रिटिश ने की या ब्रिटिशर्स ने की आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो डियर स्टूडेंट, दिस वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर जो आपका है समेटिव असेसमेंट में, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट है, दैट इज़ वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। इसमें देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चैप्टर की बात करें तो हमें इसमें 4 मार्क्स हैं, वी हैव गॉट 4 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं हमें समेटिव असेसमेंट में। पहले हम 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करेंगे, जो 1 मार्क्स का आ सकता है, या तो मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1 यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक, डैश सपोर्ट द रिमैरिज ऑफ विडो। किसने रिमैरिज यानी दोबारा कहा कि विडो शादियाँ कर सकती है, तो वो कौन था, ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था, इसने कहा कि विडो रिमैरिज होना चाहिए, उसने सपोर्ट किया इसको। दूसरा यहाँ पे है डैश सपोर्ट इक्वालिटी फॉर अनटचेबल्स। किसने कहा कि अनटचेबल जो है, हरिजन जो है, अनटचेबल्स को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तो वो कौन था, वो था पेरियार। तो पेरियार ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव। इसके बाद तीसरा जो है डैश सपोर्ट कास्ट इक्वालिटी। किसने कास्ट इक्वालिटी पे जोर दिया, तो जो कि अपर कास्ट लोअर कास्ट उसको ख़त्म करने की बात की, तो वो कौन था, तो वो था यहाँ पे ज्योतिराव फुले। तो ज्योतिराव फुले ने कहा कि जो कास्ट अनइक्वालिटी उसको ख़त्म करना चाहिए। इसके बाद जो चौथा है आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डैश वाज इंस्ट्रूमेंटल इन बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो प्रैक्टिस ऑफ सती, जो कि औरतों को जलना पड़ता था, हस्बैंड की जो वहाँ पे उनको क्रीमेट किया, जलाया जाता था, तो किसने उसमें बैन कराने में बहुत काम किया, मदद की, तो वो था यहाँ पे देखिए राममोहन रॉय। तो ये यहाँ पे आपके इसके आंसर रहेंगे, ये 1 मार्क के आ सकते हैं, बोलना होगा। यहाँ पे देखिए पहला जो है, पंडिता रामाबाई सपोर्टेड एजुकेशन फॉर वुमेन। क्या पंडिता रामाबाई ने वुमेन एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया, बिल्कुल ये ट्रू है, ये सच है, तो यहाँ पे हम ट्रू इसको लिखेंगे। इसके बाद दूसरा जो है, दयानंद सरस्वती सपोर्टेड द रिमैरिज ऑफ विडो। क्या ये सच है, बिल्कुल ये भी ट्रू है, ये आपको ध्यान में रखना है कि दयानंद सरस्वती उसने सपोर्ट किया बिल्कुल रिमैरिज ऑफ विडो, यानी विडो रिमैरिज को उसने प्रोत्साहन किया, यानी सपोर्ट किया कि ये होना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो है, मुमताज़ अली सपोर्ट एजुकेशन फॉर वुमेन। क्या मुमताज़ अली ने किया सपोर्ट, बिल्कुल ये भी ट्रू है, ये भी आप जहन में रखेंगे। और चौथा जो है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड इक्वालिटी ऑफ अनटचेबल्स। तो ये फॉल्स है, उसने इसकी बात नहीं की, तो उसने किसकी बात की, उसने कहा विडो रिमैरिज की उसने बात की। नेक्स्ट पे चलते हैं,
इसके बाद आपको मैच यहाँ से भी आ सकता है इस चैप्टर में से। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ब्रह्मो समाज है, तो ब्रह्मो समाज किसने किया, यहाँ पे देखिए ब्रह्मो समाज की अगर बात करें तो राजा राममोहन राय। इसके बाद बैनिंग ऑफ सती, बैनिंग ऑफ सती कब हुआ, इट वॉज हैपनेड इन 1829, 1829 में ये हुआ। विडो होम एट पुणे, ये कब खोला या किसने खोला, तो यहाँ पे देखिए पंडिता रामाबाई ने ये खोला, विडो विडो होम एट पुणे। और लास्ट में पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, तो वो कहाँ, वो इसके साथ मैच होगा, यहाँ पे देखिए शुद्रास, तो जो पीजेंट्स और आर्टिसंस थे, तो यहाँ पे ये इसको भी आप जहन में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको करेक्ट ऑप्शन यानी मल्टीपल चॉइस आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो थी वो किसने स्टार्ट की थी, पेरियार ने, राजा राममोहन राय या स्वामी विवेकानंद। आंसर रहेगा पेरियार, तो इसका पेरियार रहेगा आंसर। पेरियार ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, कौन सी, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। इसके बाद दूसरा जो आपका है, द डैश डैश कॉलेज वाज ओपनड बाय सैयद अहमद खान, यानी सर सैयद जिसको हम कहते हैं सर सैयद अहमद खान ने। कौन सा कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल या नन ऑफ द। तो इसका आंसर रहेगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये आंसर रहेगा यहाँ पे इसका। इसके बाद नेक्स्ट जो है डिफाइन आपको करना है, 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द फॉलोइंग कौन सा आ सकता है, पहला व्हाट इज़ ड्राविडियन, तो ड्राविडियन क्या है, ड्राविडियन की बात करेंगे, यहाँ पे आंसर देखिए, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया वेयर रेफर्ड एज ड्राविडियंस, जो बिल्कुल अपने यहाँ पे रहने वाले थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, उनका नाम रखा गया ड्राविडियन। दूसरा है सती, डिफाइन सती, सती के बारे में अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए, सती वेयर लेडीज हु चूज डेथ आफ्टर हस्बैंड्स डिसमे ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर, तो जो औरतें चूज़ करती कि हम अपने जो उनका खावंद होता था उसकी जो चिताएँ थी उनके साथ हम जलेंगे, फ्यूनरल पायर उसी को बोला जाता है, तो उनको कहा जाता था, दे वर कॉल्ड एज सतीज। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आ सकता है 2 मार्क्स का, क्योंकि 4 मार्क्स इस चैप्टर के हैं, अगर वहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव आए तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा इससे है आ रहा है, वाई वर द पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर क्लास हैप्पी फॉर माइग्रेशन, तो माइग्रेशन के लिए वो क्यों खुश हो रहे थे जो लोअर क्लास के जो लोग थे। आंसर रहेगा, दे वेर ग्लैड टू माइग्रेट बिकॉज इट मेंट एन एंड टू द ह्यूमिलेशन दे हैड एंड्यूर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर लोअर कास्ट स्टेटस। वो लोग जो लोअर कास्ट के वो क्यों माइग्रेट हो रहे थे या दूसरी जिसको कहेंगे मज़हबों को इख्तियार करें, ताकि वो कह रहे थे कि हमारी जो लोअर कास्ट अपने मज़हब में, खासतौर हिंदुज़म की अगर बात करेंगे, उससे वो छुटकारा पाना चाहते, जो उनको इंसल्ट होती, जो रोज़ उनके साथ एक बुरा सलूक किया जाता था, तो उससे छुटकारा पाने के लिए कहीं ना कहीं वो माइग्रेशन का कंसेप्ट उनको पसंद आता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई डिड ज्योतिराव फुले एंड अदर्स स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, तो ज्योतिराव फुले और बाकी जो लोग थे उन्होंने एहतजाज क्यों शुरू किया, तो आंसर रहेगा, ज्योतिराव फुले एंड अदर रिफॉर्मर्स, ये रिफॉर्मर्स थे यानी वो चेंज चाहते थे, स्पोक आउट अगेंस्ट द ब्राह्मण्स, उन्होंने ब्राह्मण्स के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्लेमिंग दे वर फ्रॉम आउटसाइड एंड सब कॉन्टिनेंट एंड देयर फोर सुपीरियर टू देयर नेटिव पीपल, क्योंकि ब्राह्मण्स कहते थे कि हम सुपीरियर हैं, तो उसके खिलाफ ज्योतिराव फुले और रिफॉर्मर्स ने आवाज़ उठाई, तो ये अगेंस्ट जो वहाँ पे इनइक्वालिटी थी, तो कुल मिला के उसके खिलाफ ज्योतिराव फुले और जो बाकी उसके साथ जुड़े थे उन्होंने इनइक्वालिटी जो कि कास्ट इनइक्वालिटी थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हाउ डू यू डिफाइन द एक्ट ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन बाय फुले टू द एक्टिविस्ट्स अगेंस्ट स्लेवरी, तो स्लेवरी के खिलाफ जो फुले ने वहाँ पे किताबें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की, तो उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, दिस एक्ट रिफ्लेक्ट्स फुलेज ग्रेट बिलीफ इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियाज लोअर कास्ट, तो लोअर कास्ट की इंडिपेंडेंस के मतलब जो फुले बिल्कुल एक किस्म से तन मन से मेहनत कर रहा था, वो यही दिखा रहा है, तो इसमें यही दिखता है हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाउ इज़ रामास्वामी नायकर इंपॉर्टेंट फॉर द अनटचेबल्स, तो रामास्वामी नायकर जो था वो क्यों अनटचेबल्स के लिए मानो एक तरीके से ज़्यादा उसकी अहमियत थी। आंसर रहेगा, रामास्वामी नायकर्स इंसेप्शन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एम्पावरिंग अनटचेबल पीपल टू फाइट
फॉर देयर डिग्निटी, क्योंकि जो अनटचेबल थे उनको एक कंसेप्ट दिया रामास्वामी नायकर ने, वो क्या था, सेल्फ रेस्पेक्ट, इन्हें खुद की इज्जत करना, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो अनटचेबल्स थे वो रामास्वामी नायकर को बिल्कुल एक खास या जिसको इम्पोर्टेंट आदमी मानते थे, अपनी जो हालत वो सुधारना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ बाबा साहेब बाय लेटिंग द लो कास्ट एंटर इनटू द टेम्पल्स। तो बाबा साहब जो थे उन्होंने कहा कि लोअर कास्ट जो थे, लो कास्ट, उनको टेम्पल्स में आना चाहिए थे। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी क्या मकसद था? आंसर रहेगा ही इंटेंडेड, उसका मानना था, ये वो चाहता था, इंटेंड उसके जहन में ख्याल था, टू डिमॉन्स्ट्रेट द मेजॉरिटी दैट द इंडिविजुअल्स हु आर लेफ्ट बिहाइंड इन हिंदुइज्म बिकॉज ऑफ कास्ट कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कॉलोनाइजेशन इफ दे वर्क टुगेदर। तो ये यही मैसेज देना चाहता था, जो था कि बाबा साहब के जो मेजॉरिटी थी यानी ब्राह्मण्स को ये बताना चाहता कि जो ज़्यादा लोग जो हैं वो अनटचेबल्स हैं, तो वो भी इस कॉलोनियल हुकूमत को मिटाने में अगर वो हमारे साथ जुड़ जाएं तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है इस कॉलोनियल रूल को उखाड़ फेंकने की, तो वहाँ पे मदद मिल सकती है। तो ये इसी मंशा से, इसी मुद्दा को नज़र में रखते हुए बाबा साहब ने ये मूवमेंट उठाई थी कि लोअर कास्ट के लोग जो हैं उनको टेम्पल्स में जो कि बैन क्या दिया गया था, उनको मना किया गया था, उसने कहा कि उनको आना देना चाहिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आ सकता है, वो क्या आने वाले यहाँ पे देखिए, गिव ए शॉर्ट ब्रीफ ऑफ राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय के बारे में अगर आपको वहाँ पे एक नोट लिखना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा, तो क्या हो सकता है वो, यहाँ पे देखिए आंसर, राजा राममोहन राय वॉज ए लर्नड गाय, यानी वो पढ़ा लिखा आदमी था, विद ए शार्प माइंड, तेज दिमाग था उसका। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। तो ब्रिटिश जहाँ तक कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, जब तक ये जिंदा था राजा राममोहन राय, तो उसने क्या काम किया, सोशल रिफॉर्म, यानी उसने समाज में जो बुराइयां चली थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। ही वॉज ए क्वाइट वेल वर्सड इन संस्कृत। तो संस्कृत में बिल्कुल वो अच्छा पढ़ा लिखा था, उसकी पकड़ थी संस्कृत में। ही वॉज ऑल्सो फ्लुएंट इन पर्शियन। तो पर्शियन यानी फारसी में भी उसकी अच्छी पकड़ थी। एंड ए फ्यू अदर यूरोपियन लैंग्वेज। तो बाकी जो यूरोपियन लैंग्वेज में इंग्लिश भी था, उसकी मजबूत पकड़ थी। ही स्टार्टेड ए रिवोल्ट। उसने एक रिवोल्ट, एक कैंपेन स्टार्ट किया अगेंस्ट सती, जो कि सती जो आपको पहले पता था, जिसमें एक औरत को अपनी खामद के फ्यूनरल पायर यानी चिता पे जलना होता था, उसके खिलाफ उसने ज़बरदस्त एक आवाज़ उठाई एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड ऑल। लास्ट में उसको सती सिस्टम को ख़त्म करने या बैन करने में उसका बहुत ही बड़ा अहम रोल है। ये आपको राजा मोहन राय के बारे में लिखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसको अभी आप जहन में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है 3 मार्क्स का, वो है डिस्क्राइब द हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। तो हुक स्विंगिंग फेस्टिवल क्या था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। यहाँ पे देखिए, स्विंगिंग फेस्टिवल वाज हिंदू इवेंट ऑब्जर्व इन इंडिया। तो ये हिंदुओं का एक फेस्टिवल था, मुतबरक दिन था, इंडिया में जो मनाया जाता। ड्यूरिंग दिस ओकेजन बिलीवर्स वुड pierce their skin with a hook and then hang themselves in the air using a tall pole and wheel। इसमें क्या होता था कि जो इसके मानने वाले थे बिलीवर्स, वो अपने स्किन यानी बिल्कुल अपनी जिल्द में से एक हुक को उसके हुक को फंसा देते और फिर अपने आप को बिल्कुल हैंग करते थे एक पोल के। तो बिल्कुल एक दर्दनाक ये एक मंजर होता था। द ब्रिटिश हैव क्रिटिसाइज्ड दिस सेलिब्रेशन एंड लेबल्ड इट क्रूअल। तो ब्रिटिशर्स ने इसको क्रूअल कहा कि ये बिल्कुल दर्द देने वाला है, जालिम चीज़ है, तो उसको उन्होंने बैन भी किया यहाँ पे लास्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हाउ डिड राम मोहन रॉय एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो राम मोहन रॉय ने कैसे प्रैक्टिस ऑफ सती है, जहाँ पे औरतों को जलना पड़ता था अपने हस्बैंड की फ्यूनरल पायर पे, कैसे उसको ख़त्म करने में वो कामयाब हुआ। तो यहाँ पे देखिए, राजा राम मोहन राय बिगेन क्रूजेड। क्रूजेड यानी हमला किया उसने किस पे, टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती। उसने बिल्कुल एक मुहिम चलाई सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। ही वॉज फ्लुएंट इन मल्टीपल लैंग्वेज। पहले हमें पता है कि उसको बहुत सी ज़ुबानों पे अबूर था, वो बहुत ज़बानें बोल सकता था, संस्कृत, पर्शियन और इंग्लिश और बाकी ज़ुबानें। ही बिगेन राइटिंग and attempted to demonstrate his work that widow burning was not sanctioned in the ancient texts। तो उसने लिखना शुरू किया और ये भी साबित किया कि जो हिंदुज़म की पुरानी जो मुतबर किताबें, उनमें कहीं पे सती सिस्टम का नहीं लिखा गया है, सती यानी औरत को जलने का नहीं कहा गया है। द ब्रिटिश यूज्ड टू लिसन टू राम मोहन राय सिंस ही वॉज ए वेल एजुकेटेड एंड वेल रेस्पेक्टेड मैन। क्योंकि
ब्रिटिशर्स को भी पता था कि राममोहन राय एक पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो उसकी बात को सुनते थे, मानते भी थे। सती प्रैक्टिस वाज आउटलॉड इन 1829, और जिसकी वजह से सती सिस्टम को बैन कर दिया गया था, गैर कानूनी माना गया। कब? 1829 यानी 1829 को बिल्कुल इसको गैर कानूनी करार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है इस चैप्टर में से, डिस्कस अबाउट द कैंपेन दैट वाज स्प्रेड अगेंस्ट द विडो रिमैरिज। तो विडो रिमैरिज यानी दोबारा विडो, यानी जो जिनका खाउन मर जाता था, बेवाएं शादी कर सकती हैं, उसके हक में उस कैंपेन के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा एन इंक्रीज इन द विडो रिमैरिज। तो 19th सेंचुरी यानी 1850 से फिर बाद में विडो रिमैरिज में इंक्रीज हुआ, यानी बेवा ने शादियाँ स्टार्ट की। दिस मूवमेंट एक्सटेंडेड थ्रू आउट द कंट्री, सारे मुल्क में फैल गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड एंशिएंट राइटिंग्स टू एक्सप्लेन व्हाई ही वाज opposed to widow remarriage, which was legal in our culture. स्वामी दयानंद सरस्वती was also in favor of widow remarriage. तो यहाँ पे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उसने एंशिएंट राइटिंग्स का सहारा लिया अपनी बात मनवाने के लिए, और यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जो था उसने भी फेवर किया किसको? विडो रिमैरिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, विच स्कूल वाज फर्स्ट ओपनड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। पहला कौन सा स्कूल था जो वुमेन एजुकेशन यानी औरतों की तालीम के लिए खोला गया? आंसर आप लिखेंगे, द फर्स्ट गर्ल स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1857। इंपॉर्टेंट रहेगा ये डेट, 1857 यानी 1875 में पहला स्कूल खोला गया। गर्ल स्कूल था वो लड़कियों के लिए। व्हेन द गर्ल स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इट वाज एग्रीड दैट द करिकुलम वुड बी लेस दैन दैट ऑफ द मेल्स। ये भी कहा गया कि इनकी जो करिकुलम होगा यानी किताबों में जो पढ़ना लिखना होगा, बाकी चीज़ें वो लड़कों से कम होंगी, इनका सिलेबस कम, एक तरीके से हम जिसको बोल सकते हैं आज की ज़ुबान में। द हिंदू महिला विद्यालय, जिसका नाम रहेगा हिंदू महिला विद्यालय, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू ऑफर फीमेल एजुकेशन। तो हिंदू महिला विद्यालय पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने फीमेल एजुकेशन स्टार्ट की। द विद्यालय गिव द गर्ल्स द सेम एजुकेशन दैट द बॉयज़ वर रिसीविंग एट दैट टाइम। लेकिन बिल्कुल जो बॉयज़ यानी जो मेल स्टूडेंट जो एजुकेशन हासिल कर रहे थे वही गर्ल्स को भी उस टाइम दिया गया। तो ये था शॉर्ट आंसर, जिसको हम कहेंगे मीडियम लेवल के 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आ सकते हैं। अब देखेंगे अगर इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है जो कि 5 मार्क्स आते हैं। हालांकि इसमें 4 ही नंबर है, लेकिन 4 नंबर का भी लॉन्ग आंसर टाइप आ सकता है अगर ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं आया, 2 नंबर का नहीं आया। देखेंगे वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट। पहला हो सकता है लॉन्ग आंसर, अगर इसमें चैप्टर में से आए तो क्वेश्चन हो सकता है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ केम फॉर द पीपल हु वर कंसिडर्ड टू बी लो क्लास। तो लो क्लास लोग जो थे उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़, उनको क्या क्या मौके फराहम किए गए। आंसर रहेगा आपका, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड सिटीज़ ग्रू एंड एक्सपेंडेड। जो कि सिटीज़ थी वो तो बढ़ने लगी क्योंकि तरक्की हो रही थी। दिस प्रोड्यूस्ड दैट डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट अमंग द पुअर कास्ट्स एज दे वर रिक्वायर्ड टू डिग drains, lay roads, construct buildings, labor in factories and clean towns। और जो गरीब लोग थे, क्योंकि जब कहीं पे डेवलपमेंट हो रही थी, इन लोगों की डिमांड बढ़ी क्योंकि मजदूर थे, तो मजदूरों की डिमांड बढ़ी ड्रेन्स बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, तो इनको रोज़गार कहीं ना कहीं फराहम हुआ। द वर्क फॉर द ब्रिटिश लेबर वॉज ऑल्सो ओब्लाइज्ड टू ट्रैवल फ्राम विलेजेस टाउन्स एंड सिटीज़। और लोग विलेजेस से यानी गाँव से निकल के आ गए टाउन्स की तरफ इस एम्प्लॉयमेंट को लेने के लिए, इन्हें रोजगार पाने के लिए। सम ऑफ द लोअर कास्ट ट्रैवल्ड टू वर्क इन प्लांटेशंस इन आसाम, मैरिटस एंड अदर प्लेसेस। तो आसाम वगैरह में जहाँ चाय के बागान थे वहाँ पे भी लोग मजदूरी करने के लिए गए। डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज़ दे कुड एक्सपीरियंस इन द न्यू सराउंडिंग्स। हालांकि उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जहाँ वो काम करने के लिए गए, वहाँ पे खाने पीने का मसला था, वहाँ पे रहने का मसला, लेकिन फिर भी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, उनको रोज़गार मिल रहा था, तो गरीब लोग हो गए शिफ्ट बड़े बड़े शहरों की तरफ। दे वर ईगर टू मूव बिकॉज इट वुड एलिमिनेट द ह्यूमिलेशन they had suffered as a result of their lower caste status। और वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते थे कि क्योंकि वो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको एक ह्यूमिलेशन सहनी पड़ती, उससे भी छुटकारा पाने के लोग माइग्रेट कर रहे थे या इन बड़े शहरों की तरफ जा रहे थे। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर से,
What did ज्योतिराव फुले थिंक ऑफ द आर्यंस एंड ब्राह्मण्स? तो ज्योतिराव फुले जो था उसकी क्या सोच थी आर्यंस और ब्राह्मण्स के बारे में? यहाँ पे देखिए, ज्योतिराव फुले एंड द रिफॉर्मर्स स्पोक अगेंस्ट ब्राह्मण्स क्लेमिंग दे वर फ्रॉम बियॉन्ड द सबकंट। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण्स हैं या आर्यंस हैं ये दूसरे इस हिंदुस्तान के असली बाशिंदे नहीं है, ये दूसरे सबकंट से आए। दे वर कन्विंस्ड दैट ब्राह्मण्स वर आर्यंस। वो कहते थे कि ब्राह्मण्स असल में आर्यंस हैं who belonged nowhere and had no claim to the nation's land and power। और ब्राह्मण्स क्योंकि आर्यंस और आर्यंस को कोई हक नहीं है हिंदुस्तान की ज़मीन का या पावर का, जिसको कहेंगे कि जो हायर स्टेटस एंजॉय कर रहे थे। बिकॉज दे बिलीव दे बिलोंग टू अपर कास्ट, द ब्राह्मण्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर टू द अदर कास्ट्स। क्योंकि ब्राह्मण्स अपने आप को सुपीरियर मानते बाकी जो कास्ट थे। ज्योतिराव फुले एंड द अदर रिफॉर्मर्स बिलीव्ड दैट दीज आर्यंस केम टू रिगार्ड द डिफीटेड एज लो कास्ट पीपल। और ज्योतिराव फुले ने यही आवाज़ उठाई और जो उसके साथ हम ख्याल जो लोग थे उन्होंने ब्राह्मण्स पे अटैक किया कि आप बिल्कुल यहाँ के असली बाशिंदे नहीं हो, आप यहाँ पे जो एब ओरिजिनल है लो कास्ट लोग जो है उनकी हुकूमत करने आए हो या उनको दबाने के लिए आए हो। फुली बिलीव्ड दैट द लैंड हेल्ड बाय द अपर कास्ट ट्रूली बिलोंग टू द लोकल्स। और फुले ने यह भी कहा कि जो आपकी ज़मीन आपके पास है ब्राह्मण्स के पास, ये असल में लो कास्ट लोगों की है। हु वायर रिगार्डेड एज लो कास्ट पीपल, जिनको आपने लो कास्ट बना के रखा है, असल में आपने इनकी ज़मीनें छीनी है, इनका पावर छीना है, असल में आप आर्यंस हो। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ेंगे। पहले मैं कह चुका हूँ अगर आपको ये वीडियो 4 बार 10 बार भी देखना पड़े तो आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आने वाला है, व्हाट डिड ज्योतिराव फुले डू फॉर द स्लेव्स ऑफ अमेरिका? तो अमेरिका के स्लेव्स के लिए ज्योतिराव फुले ने क्या किया? यहाँ पे आंसर रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिराव फुलेज नावल गुलामगिरी, तो गुलामगिरी जो उसने नावल एक लिखी विच ही पब्लिश इन 1837, जो कि 1873 में उसने छापी, वॉज डेडिकेटेड टू स्लेवरी। वो सिर्फ गुलाम, क्योंकि गुलामगिरी आप समझ सकते हैं ये गुलामों के मुतलिक हैं, स्लेवरी के मुतलिक थी। द अमेरिकन सिविल वॉर विच टुक प्लेस 10 years बिफोर दिस पीरियड रिजल्टेड इन एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में सिविल वार हो चुका था इससे 10 साल पहले, यानी 1863 था, तो वहाँ पे इसको बैन कर दिया गया था, गुलाम जिसको कहेंगे गुलामगिरी या स्लेवरी। टू हाईलाइट हिज डिज़ायर द स्लेवरी ऑफ लोअर कास्ट इन इंडिया वुड एंड एज इट हैड इन अमेरिका, फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू द एंटायर अमेरिकन स्लेव फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसने डेडिकेट किया अपनी किताब को, वो चाहता था कि इंडिया में भी बैन हो, इंडिया में भी ख़त्म हो ये जो गुलामगिरी है, जो कि निचले तबके के लोगों को गुलामगिरी करनी पड़ती है, या जिसको हम कहेंगे कि एक तरीके से वहाँ स्लेवरी करनी पड़ती थी। तो उसने कहा कि वैसी स्ट्रगल इंडिया में यहाँ स्टार्ट होनी चाहिए, तो उसने डेडिकेट किया अपनी बुक को अमेरिकन स्लेव फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। दिस एक्ट ऑफ डेडिकेशन रिफ्लेक्ट्स फुलेज डीप बिलीफ इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियाज लोअर कास्ट। तो ये यही दर्शाता है, यही इससे लगता है कि फुले चाहता था कि लोअर कास्ट जो लोग हैं हिंदुस्तान के, जिनको बिल्कुल मजदूरी जिसको कहेंगे गुलामगिरी में लगाया जाता है, गुलाम बना के रखा जाता है, उनको आज़ादी का पूरा पूरा हक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाले चैप्टर से, व्हाई डिड अम्बेडकर इनिशिएट द टेम्पल एंट्री मूवमेंट? तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जिसको नाम दिया जाता है डॉक्टर अम्बेडकर, तो उसने टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्यों स्टार्ट की? ये भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आंसर क्या रहने वाला आपका, इन द ईयर 1927, तो 1927 में क्या हुआ, अम्बेडकर लॉन्च्ड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो कब स्टार्ट किए टेम्पल एंट्री मूवमेंट? आपको जहन में भी रखना है ये डेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 को स्टार्ट की, विच स्पार्कड इंडिग्नेशन अमंग ब्राह्मण प्रीस्ट्स हु वर एक्सट्रीमली ट्रबल्ड बाय द एंट्री ऑफ लोअर कास्ट इनटू द टेम्पल एंड देयर यूज ऑफ वाटर। तो जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण पृष्ठ, उनमें बहुत ही खलबली मच गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लोअर कास्ट लोग टेम्पल्स में आ जाए या उनका पानी, उनके नलके से पानी इस्तेमाल करें। बिटवीन 1927 एंड 1935, तो इन तकरीबन जो 5-8 साल है इनकी अगर बात करेंगे, अम्बेडकर लेड टू मोर सच टेम्पल एडमिशन इनिशिएटिव। उसने और 2 ऐसे मुहिमें उठाई जिसमें टेम्पल एंट्री का जिक्र था, यानी जो लोअर कास्ट लोग हैं वो टेम्पल्स में घुसे, उनको इजाज़त मिले। ही परफॉर्मड दिस डीड
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ही परफॉर्म्ड दिस डीड टू डिमॉन्स्ट्रेट द पावर ऑफ द कास्ट स्टीरियोटाइप्स इनसाइड सोसाइटी। स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है जो बिल्कुल बेबुनियाद ख्यालात हैं, तो उसने कहा कि बेबुनियाद ख्यालात हैं कि ब्राह्मण्स अपर कास्ट हैं और बाकी लोअर कास्ट हैं। ही इंटेंडेड टू demonstrate the majority that the individuals who are left behind Hinduism because of the caste can have a significant impact on colonization if they work together। तो उसने भी यही बात की डॉक्टर अम्बेडकर ने कि अगर हमें इंडिया से ब्रिटिश को ख़त्म करना है, उखाड़ फेंकना है, तो हम इनको पीछे नहीं छोड़ सकते। किनको? जो कि लोअर कास्ट यानी लो कास्ट लोग जो थे उनकी मेजॉरिटी काफ़ी थी, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण्स को कि इनको साथ लेके चलना है, तभी जाके कॉलोनाइजेशन जो है, यानी कॉलोनाइजेशन किसको कहते हैं, जो कॉलोनी बना के रखी थी ब्रिटिश ने इंडिया को, उसको उखाड़ फेंकने में ये बहुत ही अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डिस्कस द रोल ऑफ ज्योतिराव फूले एंड रामास्वामी नायकर इन द नेशनल स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ज्योतिराव फूले एंड रामास्वामी नायकर वर बोथ स्केप्टिकल of the national movement because they saw no distinction between the colonial masters and the preachers of the anti-colonization, both of whom were deemed foreigners। तो जो ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर, उन्हें दोनों ने बिल्कुल वो खिलाफ थे उन लोगों के जो बरतानिया की बात करते, या इवन जो किसी न किसी तरीके से जो नेशनल स्ट्रगल थी उसके खिलाफ थे, वहाँ पे उनकी बात कर रही थी। दे थॉट दैट द ऑपरेशन वुड कंटिन्यू इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश पावर, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो नेशनल मूवमेंट को एक तरीके से इनकार भी कर रहे थे या तनकीद कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि अंदर से जो मुल्क है वो गुलामगिरी में फंसा हुआ, यानी लोअर कास्ट अपर कास्ट वहाँ है। उन्होंने कहा कि आज़ाद होने के बाद भी हिंदुस्तान की जो ज़्यादा आबादी वो गुलामी रहेगी। देयर क्रिटिसिज्म aided the national movement to large measure by unifying leaders to fight against colonial control without regard to caste, creed और रिलीजन। लेकिन उन्होंने एक बात से जुड़ गए ये सारे लोग जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इनके साथ देना चाहिए नेशनल स्ट्रगल का कॉलोनियल रूल को ख़त्म करने के लिए। रामास्वामी नायकर्स इंसेप्शन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और फिर जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की, इससे जो लोअर कास्ट लोग वो भी जुड़ गए इस नेशनल मूवमेंट के साथ, वॉज सिग्निफिकेंट इन एम्पावरिंग अनटचेबल पीपल टू फाइट देयर डिग्निटी। और उन लोगों ने जो लोअर कास्ट थे, जो निचली जात के लोग थे, उन्होंने अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत के लिए लड़ना स्टार्ट शुरू कर दिया। So dear students, these were the important questions from this chapter। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें जो हमारा है वो है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1817 to 1947। इसमें हम देखेंगे पहले जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर से हमारे कितने मार्क्स आने वाले हैं, 5 मार्क्स रखे गए हैं जो आपकी समेटिव असेसमेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स, पहले हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्या आ सकते हैं। वहाँ पे पहला है डैश ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो ये बुक किसने लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, तो ये किसने लिखी, दादाबाई नारोजी। तो ये दादाबाई नारोजी ने लिखी, यहाँ पे पहले आएगा। दूसरा है डैश यूज टू एडिट मराठी न्यूज़पेपर, किसने मराठी न्यूज़पेपर को वो एडिट कर देने, एडिटर था, वो कौन था, बाल गंगाधर तिलक। तो दूसरे को आएगा बाल गंगाधर तिलक यूज टू एडिट द मराठी न्यूज़पेपर। तीसरा है इन अगस्त डैश द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, कब, किस अगस्त, तो 1942, हम यहाँ पे लेंगे 1942। तो 1942 अगस्त यानी 1942 अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई, जो कि किसने की, गांधी जी ने। इसके बाद चौथा जो हमारा है द डैश लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन एक्सट्रीम एक्शंस। तो कौन थे, उनका नाम क्या था, जो एक्सट्रीम यानी जो लड़ाई झगड़े में यकीन या जो हथियारों में यकीन नहीं रखते थे, तो उनको क्या नाम दिया गया है, मॉडरेट्स। और जो लड़ाई झगड़ों में या जो वहाँ पे हमलों में यकीन उनको नाम दिया गया है, वहाँ पे उनको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। तो मॉडरेट्स यहाँ पे आएगा, मॉडरेट्स लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन एक्सट्रीम एक्शंस। फॉल्स क्या, ये ठीक है गलत है, ये भी आ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। पहला है द साइमन कमीशन हैड
हैड 2 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। साइमन कमीशन में 2 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है, इसका फॉल्स यहाँ पे रहेगा। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस वाज नॉट ए मॉडरेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस मॉडरेट लीडर नहीं था, वो एक्सट्रीमिस्ट था। नहीं, बिल्कुल ये तो सही बात है, वो एक मॉडरेट लीडर नहीं था, वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर था। इसके बाद क्योंकि उसने एक आर्मी अपनी जमा की थी ब्रिटिश पर हमला करने के लिए। तो इसके बाद देखिए, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। क्या बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई? ये भी बिल्कुल सही है, दिस इज़ आल्सो ट्रू। इसके बाद है चौथा, द जलियांवाला बाग मैसेकेयर टुक प्लेस इन अमृतसर। जो जलियांवाला बाग है जहाँ पे जनरल डावर ने लोगों की मौत अंधाधुंध गोलियां चला के वहाँ मार डाला, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए। तो क्या वो अमृतसर में हुआ? बिल्कुल ये सही है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैच आपका आ रहा है, मैच करना आ सकता है यहाँ पे। पहला है रिवोल्ट एक्ट कब आया? रिवोल्ट एक्ट 1919 में आया, 1919 में आया ये रिवोल्ट एक्ट। इसके बाद साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब आया? 1927 में आया ये। इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो कब आई? तो ये आई 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वजूद में, दैट इज़ 1906 यानी 1906 में कौन सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वजूद में आया। इसके बाद चौथी की तरफ हम चलेंगे कि डैश वाज द फ्री इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल। फ्री इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सी राजा गोपालाचारी या सरदार वल्लभ पटेल। तो यहाँ पे था सी ऑप्शन जो आपका रहने वाला है, सी राजा गोपालाचारी। ये पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के जो फ्री इंडिया था। इसके बाद दूसरा है डैश बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो औरतों में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी या नन ऑफ द अबव। तो ये आंसर रहेगा यहाँ पे सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसके बाद यहाँ पे डेफिनेशंस आ सकते हैं शॉर्ट में। डिफाइन सोवेरियन, सोवेरियन किसको कहा जाता है? आंसर आपका रहेगा सोवेरिनिटी इज द एबिलिटी टू एक्ट ऑटोनोमसली विदाउट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अदर्स। यानी जब कोई मुल्क, चाहे कोई राजा या कोई खुद के डिसीजंस खुद लेगा, किसी को उसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी मुल्क को खुद मुख्तार होता है, उसको कहते हैं सोवेरियन। तो उसको सोवेरिनिटी का नाम दिया जाता है। उसके बाद दूसरा सार्वजनिक, सार्वजनिक किसको हम कहते हैं? यहाँ पे देखिए, सार्वजनिक इज़ ए हिंदी वर्ड दैट ट्रांसलेट्स एज ऑफ और फॉर द पीपल, यानी सब लोगों के या लोगों का या लोगों के लिए, उसको कह सकते हैं हम सार्वजनिक। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के आ सकते हैं चैप्टर में, क्योंकि इसके 5 मार्क्स हैं हमारे पास। अगर यहाँ पे दो मार्क्स के 2 भी क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। चलिए शॉर्ट आंसर क्या आ सकते हैं उनकी तरफ जाते हैं। यहाँ पे पहला आने वाला है, What was the demand of मुस्लिम लीग इन 1940? 1940 में मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड की? आंसर रहने वाला है द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940, जो एक रेजोल्यूशन, एक डिमांड होने की, कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस नेशंस फॉर मुस्लिम्स इन द कंट्रीज नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स, जो कि लास्ट में फिर मेटेरियलाइज भी हुआ, जो पार्टीशन हुआ फिर। तो वो 1940 में वो रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने कि मुसलमानों के लिए एक अलग यहाँ पे नेशन या मुल्क कहेंगे, उसका वहाँ पे डिमांड रखी गई। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट वाज द मिसकंसेप्शन इन द माइंड ऑफ द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया? तो क्या मिसकॉन्सेप्ट, क्या गलत फहमी रही ड्यूरिंग कांग्रेस में, ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? तो यहाँ पे देखिए, सिंस द ब्रिटिश वैल्यूड जस्टिस एंड फ्रीडम द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस बिलीव दे वुड एक्सेप्ट इंडियाज डिमांड्स। तो क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स वो इंसाफ की बात करते हैं, फ्रीडम की बात, शायद वो उनकी जो डिमांड है वो मानेंगे, लेकिन लास्ट में वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हु वेयर कॉल्ड लाल बाल पाल? जो आपको पहले ही पता है, लाल बाल पाल किनको कहा जाता था, ये आपने पढ़ा भी होगा। फॉर रेवोल्यूशनरी ब्रिटिश, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वायर डब्ड लाल बाल पाल। तो इन तीनों को ही लाल बाल पाल का नाम दिया, क्योंकि इनके नाम में था लाल, बाल और पाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्ट्रेंथन? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब मजबूत हुई? तो यहाँ पे देखिए, बिटवीन 1921 1921 से लेकर 1922 तक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन्ड
traction in the several sections of India. Many Indians abandoned their schools and careers to join liberation struggle. तो बहुत से लोगों ने स्कूल छोड़े, वहाँ पे अपनी मुलाजमतें भी छोड़ी या अपने कैरियर्स को छोड़ के लिबरेशन यानी वो आज़ादी की लड़ाई में जुड़ गए, जिसका नाम पड़ गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज ए ओ ह्यूम, व्हाट वाज हिज रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसका क्या योगदान रहा है। ए ओ ह्यूम वाज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हु गैदर्ड इंडियंस फ्रॉम वेरियस लोकेशंस टुगेदर, जिसने जोड़ा बहुत से हिंदुस्तानियों को, जो अहम साबित हुआ आगे चलकर फिर आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो ये इसी ने ये काम किया। शॉर्ट आंसर मार्क्स जो आ सकते हैं 3 मार्क्स के इस चैप्टर में से, पहला है व्हेन डिड ब्रिटिश स्टार्ट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ इंडियंस। तो कब स्टार्ट हुआ, कब ये ब्रिटिशर्स ने माना इंडियन की जो डिमांड थी उस पर, कब उन्होंने जिसको कहेंगे ना कान देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ रहा है इन 1937 इलेक्शंस में द कांग्रेस वन इन 7 of 11 प्रोविंसेस। तो 11 में से 11 प्रोविंसेस में किसने जीता, कांग्रेस ने जीता। दिस ऑकर्ड इन द वेक ऑफ द क्विट इंडिया एजिटेशन, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, उसके पस मंजर में हुआ, विच रिजल्टेड इन ब्रिटिश ग्रेजुअली कंसीडिंग इंडियंस कोइस्ट फॉर फ्रीडम। नतीजा वहीं से स्टार्ट हुआ कि ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, अब हमें हिंदुस्तान को आज़ादी देनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिमांड्स ऑफ कांग्रेस व्हेन इट वाज न्यूली फॉर्मड। तो पहले जब वजूद में आया कांग्रेस, उसकी क्या डिमांड थी, उनके बारे में आपको लिखने को बोला जा सकता है एग्जाम में। द फॉलोइंग वे द कांग्रेस डिमांड्स, वो क्या थी। नंबर 1, द कांग्रेस रिक्वेस्टेड ए मोर प्रोमिनेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्निंग। कांग्रेस चाहता था कि उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्निंग में यानी हुकूमत का साजी में अहम रोल अदा करना की इजाज़त दी जाए। तो कांग्रेस आस्क्ड द जुडिशरी दैट द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव बी सेपरेटेड। उन्होंने ये भी मांग रखी कि जुडिशरी ने बिल्कुल, जो आज आप देख रहे हैं कि आज अदालत अलग है और एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत साजी अलग है, तो ये भी कांग्रेस की मांग थी, यानी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। तीसरा, they wanted a reduction in military budget as well as increased funding for irrigation। कांग्रेस ये भी चाहती कि मिलिट्री में जो आप पैसा ज़्यादा लगाते हो उसको कम किया जाए, उसके बजाय उसको इरिगेशन या एग्रीकल्चर साइड में लगा जाए, यानी इरिगेशन जो चैनल्स हैं, इरिगेशन कैनाल्स हैं, उनको बनाया जाए। चौथा जो उनकी थी, द कांग्रेस डिमांडेड दैट रेवेन्यू बी डिक्रीज्ड, और रेवेन्यू जो था यानी जो वहाँ से लिया जाता था पैसा हिंदुस्तान से, उसको कम करने की डिमांड भी वो कर रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डिड ब्रिटिश डिवाइड बंगाल। तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल को क्यों बिल्कुल तकसीम किया। यहाँ पे देखिए आंसर क्या रहेगा। बंगाल वाज रिलेटिवली लार्ज स्टेट प्रायर टू इट्स ब्रेकअप, क्योंकि पहले वो बड़ी एक स्टेट थी। इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, इसमें बिहार भी था, बिहार के कुछ हिस्से, उड़ीसा जो है उसके हिस्से भी। द ब्रिटिश स्प्लिट बंगाल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन। वो इसमें अच्छी हुकूमत करने के लिए उसको उन्होंने टुकड़ों में या उसको पार्टीशन कर दिया। इन जनरल the division of Bengal was solely for the benefit of industrialists and administration। तो मेन मुद्दा मकसद क्या था, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वहाँ के उनको फ़ायदा मिली, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं, बिल्कुल जब छोटा इलाका होता तो आसानी के साथ वहाँ हुकूमत साजी करने में मौका मिलता है या वहाँ पे परेशानी नहीं होती है। अनदर की रीज़न फॉर डिवाइडिंग बंगाल वाज द ब्रिटिश विश टू डिवाइड इट्स पॉलिटिशियंस एंड पीपल। और एक बहुत जो एक दूसरा रीज़न था, बड़ा रीज़न था, वो ये कि बंगाल में जो पॉलिटिशियंस थे, जो हुकूमत जो जिसको हम कहेंगे सियासतदान थे, उनको लोगों को आपस में बिल्कुल तोड़ने के लिए, उनको एक दूसरे अलग करने के लिए भी ये डिसीजन लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की क्या डिमांड थी। आंसर रहेगा यहाँ पे, द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ autonomous nations for Muslims in the countries north western and eastern regions। तो वो क्या चाहते थे, वो ऑटोनॉमस यानी अपने एक अलग हुकूमत चाहते थे। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न या ईस्टर्न रीजन, जहाँ अगर हम बात करेंगे करंट पाकिस्तान की। दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड बाय हिंदूज। तो वो हिंदूज वो चाहते थे कि शायद हमें बचाया जाए, हिंदूज हमें ऑपरेस करेंगे, क्योंकि ये जो इनके अपने भी जो लोग कास्ट है उनको भी ऑपरेशन दबा रहे हैं, तो हमको भी दबाया जाएगा। दिस रिजल्टेड इन सोसाइटल स्किमिज्म बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। और नतीजा ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं दरार पैदा हो गई।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आइडिया कहाँ क्या था या कहाँ से आया इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन आइडिया। The Indian National Congress wanted to advocate equal rights for all Indians without regard of class, caste, creed, color, gender और language। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेन आइडिया था वो चाहती थी कि हर एक बिला मजहब मिलत क्लास कास्ट हर एक को राइट्स मिलें, बराबर हुकूक मिलें। दे थॉट दैट इंडिया एंड इट्स रिसोर्सेज डिड नॉट बिलोंग टू एनी वन क्लास ऑफ सोसाइटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये भी मानना था कि चाहे हरिजन हो चाहे वहाँ पे ब्राह्मण हो, किसी का हक ज़्यादा नहीं है, सबका इक्वल हक है। सबका जो रिसोर्स हैं जो ज़खायर हैं तो सब पे सबकी पहुँच होनी चाहिए, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। बट रादर टू ऑल ऑफ इंडियाज़ कम्युनिटीज़। तो वो ये चाहते कि कोई एक कम्युनिटी कोई एक जो जैसे कहेंगे कि ब्राह्मण सिर्फ हमें हक है, वो ये नहीं चाहिए। उनका आइडिया था कि सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसमें भी लॉन्ग आंसर आ सकता है क्योंकि पहले मैं कह चुका हूँ 5 मार्क्स इस चैप्टर में, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। चलिए देखेंगे क्या आ सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला जो आ सकता है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियंस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या असर पड़ा इंडियंस पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो जो हिंदुस्तानी लोग थे इकोनॉमिक यानी उनके माली और जो सियासी ज़िंदगी उन पर बहुत असर पड़ा। दिस टाइम साइज सिग्निफिकेंट इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस यानी जंग पे ज़्यादा पैसे ख़त्म, जो कि ब्रिटिशर्स थे उस पर ज़्यादा पैसे खर्च हुए, विच रिजल्टेड इन हायर टैक्सेस। और उसका क्या नतीजा हुआ कि लोगों पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए ऑन इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशन। और जो छोटी वहाँ पे कारखाने थे उन पर भी टैक्सेस बढ़ाई गई। द राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस हैव मेड लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर द एवरेज पर्सन। और लोगों को हर एक चीज़ बाज़ार में महंगी मिल रही थी, हर एक चीज़ के दाम बढ़ गए थे और लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर। और इस जंग की वजह से डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल आइटम्स इंक्रीज। जो इंडस्ट्री में जो आइटम्स रॉ मटेरियल उसकी डिमांड बढ़ गई, रिजल्टिंग इन फर्दर डिक्रीज इन यूरोपियन गुड्स शिप्ड इन इंडिया। और नतीजा ये हुआ कि जो कमी आ गई, जो इंडियन गुड्स आ रहे थे यूरोपियन गुड्स आ रहे थे, यूरोपियन जो चीज़ें आ रही थी वो इंडिया में वो कम हो गई। एज ए रिजल्ट इंडियन इंडस्ट्रीज वर एबल टू बूस्ट देयर आउटपुट। और इससे एक फ़ायदा मिला क्योंकि जो यूरोपियन गुड्स जो थी, यूरोपियन जो कंपनियां थी अपनी चीज़ बेच रही थी यहाँ पे वो कम हुई। और इससे एक फ़ायदा मिला जो इंडिया की जो अपनी इंडस्ट्रीज थी उनको एक बूस्ट मिला, उनको एक मौका मिला। उन्होंने अपनी चीज़ें बनानी स्टार्ट की या उन्होंने तरक्की करना स्टार्ट की वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ कैन यू से दैट द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वायर मॉडरेट्स। कैसे आप कैसे कांग्रेस के लीडर जो वो मॉडरेट्स थे यानी वो लड़ाई झगड़ा या जंग में यकीन नहीं रखते थे। एक्सप्रेस यूर व्यूज, आपको बोलना है कि अपने अल्फाज में। यहाँ पे देखिए कांग्रेस वॉज अ मॉडरेट इन इट्स प्रोसीजर एंड गोल्स फॉलोइंग इट्स एस्टैब्लिशमेंट एंड throughout the next 20 years. Moderate leaders include Dadabhai Naoroji, W.C. Banerjee, रमेश चंद्र दत्त एंड सुब्रमण्यम अय्यर। तो इन लोगों का जो नाम है, जो बड़े बड़े लीडर हैं जो बिल्कुल मॉडरेट्स थे, एतदाल पसंद जिनको कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें लड़ाई नहीं कर, बातचीत से ही काम हो सकता है। इन देयर फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश दे चूज नॉन वायलेंस, उन्होंने नॉन वायलेंस का सहारा लिया, वो बातचीत की रखती थी। दीज पॉलिटिशियंस एम टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इनइक्विटेबल नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। वो लोगों को जागरूक करना चाहते कि आप खड़े हो जाइए, हमें ब्रिटिश हुकूमत से नजात पानी है। दे अकम्प्लिश्ड दिस बाय एस्टैब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए यानी अखबारों में आर्टिकल छापना स्टार्ट किए, राइटिंग आर्टिकल्स और आर्टिकल्स लिखे दैट इलस्ट्रेट हाउ ब्रिटिश कंट्रोल वाज हार्मिंग इंडियन इकोनॉमी। और लोगों को इस बात से जागरूक किया कि कैसे बरतानिया के जो लोग हैं, बरतानी हुकूमत कैसे यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की जो मुल्क की जो इकोनॉमी इसको ख़त्म कर रही है। दे बिलीव दैट बिकॉज द ब्रिटिश रेस्पेक्टेड जस्टिस एंड फ्रीडम दे वुड एक्सेप्ट इंडियाज डिमांड्स। उनको ये कहीं ना कहीं विश्वास था कि शायद ब्रिटिशर जो है वो जस्टिस यानी इंसाफ और आज़ादी में यकीन रखते हैं, वो उनकी बात मानेंगे। एज अ रिजल्ट दे फेल्ट कंपेल्ड टू एक्सप्रेस देयर डिमांड्स इन ऑर्डर टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अवेयर ऑफ द इंडियन एटीट्यूड। इसलिए वो कहना चाहते थे, उन्होंने अखबारों के ज़रिए आर्टिकल्स के ज़रिए चाहा कि वो इंडिया की जो डिमांड है फ्रीडम की तो वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने की बात की वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, हाउ डिड द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स हैव डिफरेंट थॉट्स ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लेन। तो मॉडरेट्स और जिनको कहें एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स, उनके दरमियान
क्या डिफरेंस थी, डिफरेंट थॉट्स क्या थे, उनके बारे में कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In various areas, radicals politics in Congress differed from those of moderates. The moderates were chastised by the radicals for being too nice British to the British by opting non-violence. तो radicals जो थे वो कहते थे, जो कि इंतहा पसंद थे, वो कहते थे कि आप बिल्कुल ज़्यादा नरम पड़ जाते हो ब्रिटिशर्स के आगे, आपको सिर्फ बातचीत, आप उनके सामने हमें रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें अपना हक लेना है। दे इंसिस्ट ऑन फाइटिंग, वो बिल्कुल लड़ाई झगड़े में या लड़ के अपनी आज़ादी लेने में यकीन रखते थे। जो रेडिकल्स थे, फॉर फ्रीडम बाय अनकन्वेंशनल मीन्स, महाराष्ट्र, बंगाल एंड पंजाब वेयर हॉट बेड्स ऑफ रेडिकल मूवमेंट। इसमें महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में जो रेडिकल्स है, जिनको हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट्स थे, उनकी बहुत ही वहाँ पे मजबूत पकड़ थी। बिफोर गांधी एंटर्ड पॉलिटिक्स, लीडर्स सच एज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वेयर डब्ड लाल बाल पाल फॉर देयर रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश। और इसमें जो तीन बड़े नाम है वो है लाल बाल पाल। तो वो गांधी से पहले पहले उनका नाम लिया जाता था, वो बहुत ही मशहूर थे रेडिकल्स में। दे वर एडैमेंट दैट द पीपल शुड रिलाई ऑन देयर ओन पावर रादर देन गुड इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आज़ादी लड़के लेनी है। ब्रिटिश इंटेंशंस यानी हुकूमत, ये जो साजी है, यानी ब्रिटिशर्स, उनको कोई जहन नहीं है कि वो इंडिया को आज़ादी दे, हमें वो अपनी आज़ादी लड़के लेनी है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द आइज ऑफ पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल में महात्मा गांधी का क्या रोल रहा लोगों की नज़र में। तो यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी वॉज व्यूड एज ए रेस्क्यूअर विद द कैपेसिटी ऑफ लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड टू असिस्ट द पीपल इन ओवरकमिंग पॉवर्टी एंड सारो। तो लोगों की नज़र में बिल्कुल उनको एक मसीहा लगा जो गांधी जी थे, कि यही हमें इससे निजात दिलाएंगे, इस बरतानी हुकूमत से, और उनको गरीबी और गम से निकालने में भी उसकी उनको लगा कि यही एक महात्मा, उनका नाम इसीलिए दिया गया कि एक ऐसे आदमी है जो हमें इससे निकाल सकते हैं। द पीजेंट्स आल्सो एक्सपेक्टेड गांधी टू हेल्प देम इन देयर रिवोल्ट अगेंस्ट जमींदार्स। उन और पीजेंट्स जो छोटे मोटे थे, जो खेतों में काम करते थे लोग, उन्होंने कहा कि हमें ज़मींदार्स के खिलाफ लड़ने में भी गांधी जी मदद करेंगे। द पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ वर ट्रिमेंडसली इंस्पायर्ड बाई गांधी जी बिकॉज दे बिलीव्ड इट वाज he was the one who put an end to the illegal deportation of tenants। क्योंकि उनको लगा, तो जो प्रतापगढ़ के पीजेंट्स थे, उनको लगा कि जो इलीगल डिपोर्टेशन ऑफ टेनेंट्स था, गांधी जी ने उसमें अहम रोल अदा किया। तो वो बहुत ही एक्साइटेड थे गांधी जी से लेकर। एज ए रिजल्ट गांधी जी वॉज सीन एज अ पोटेंट आइकन इन देयर क्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। तो जो पीजेंट्स वगैरह थे, तो उनको लगा कि जो गांधी जी है ये एक मसीहा बन के आए हैं और वही उनको आज़ादी दिलाएंगे। तो इंडिपेंडेंस के हवाले से ये ख्यालात उनके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई वर द पीपल डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के हवाले से लोग क्यों वहाँ पे डिससेटिस्फाइड थे। आंसर आपको लिखना है, पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस इन द 1870 एंड 1880, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। क्या क्या वहाँ पे रीजंस थे। द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 प्रोहिबिटेड इंडियंस फ्राम पोजेसिंग फायर आर्म्स। क्योंकि 1878 का जो एक्ट था, तो इंडियंस को प्रोहिबिट किया, उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। दूसरा, द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे है जो 1878 में हुआ। अथोराइज द गवर्नमेंट टू सीज एनी न्यूज़ पेपर एसेट्स इंक्लूडिंग प्रिंटिंग फैसिलिटी इफ दे पब्लिश एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। अगर हुकूमत को लगा कि कुछ उनके खिलाफ लिखा जा रहा है, तो वर्नाक्युलर एक्ट जो था 1878 का, वो गवर्नमेंट को हक देता था कि उस प्रेस को बिल्कुल ज़ब्त किया जाए, तमाम चीज़ें उसकी ज़ब्त की जाए। नेक्स्ट जो था उसमें इन 1883 द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश द इल्बर्ट बिल which would have permitted Indians to try British or European citizens. However, whites opposed the bill and demanded that the government rescind it. तो लेकिन उस बिल को ख़त्म किया गया क्योंकि जो वाइट पीपल थे, ब्रिटिशर्स ने उनका इनकार किया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं इन 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पार्ट नेक्स्ट में हम बाकी चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। पहले मैं कह चुका हूँ, आप वीडियो को स्किप करने के बगैर देखें। अगर आपको लगेगा इसको आपको दोबारा भी देखना, आप मोर देन 1 टाइम्स देखें, लेकिन सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।